ख़वातीन और हज़रात, 6 सितंबर 1965, मैं फिर दोहराता हूँ, 6 सितंबर 1965। और मुकाम कौन सा है? गुजरांवाला, गखड़ मंडी और वज़ीराबाद, बल्कि इनका आसमान। मैं उन दिनों अपने ननिहाल गया हुआ था, गखड़ मंडी, और सुबह सवेरे लोग सो रहे थे कोठों पे। जैसा कि आप जानते हैं कि उन ज़मानों में छतों पर सोते थे। तो यकदम आसमान पर 2 तैयारे नमूदार हुए और वो बहुत लो फ्लाइट कर रहे थे। और हमने पहले इस तरह सब जाग गए, जितने लोग थे छतों पे सोए हुए जाग गए, क्योंकि उनकी जो गनगरज थी वो बड़ी खौफनाक थी। और उसमें ऑब्वियस था कि एक तैयारा दूसरे का पीछा कर रहा है। वो जो कहते हैं ना, पलट कर झपटना और झपट कर पलटना, वो वाली कैफियत थी। और वो दूसरा जो तैयारा था वो फरार होने की कोशिश में था। और उसके बाद एक फायर हुए 2-3, और आप जानिए कि गांव की खामोशी में सुबह सवेरे उस किस्म के फायर हमने सुने नहीं थे। वो बहुत ही दहशतनाक और हौलनाक और बुलंद आवाज़। और उसके बाद हमने देखा कि वो जो तैयारा जिसके पीछे वो झपट रहा था दूसरा तैयारा, उसकी दुम में से धुआं निकलना शुरू हो गया है और वो नीचे जा रहा है, और देखते देखते हमारी नज़रों से गायब हो गया। ख़वातीन और हज़रात, ये पहली झड़प थी 1965 की, वॉर की, सितंबर की जंग की, जो मैंने अपनी आंखों से देखी। और जब वो तैयारा गायब हुआ है तो उसके बाद मेरे पास स्कूटर था, तो मैंने अपना खालाजाद भाई था मुसर्रत, उसको मैंने कहा कि यार जाना चाहिए जहाँ ये तैयारा गिरा है। और मेरे पास था एक कैनन कैमरा, जिप्सी लेके आई थी स्विट्ज़रलैंड से, नया कैमरा था, 65 में ही लेके आई थी। और वो मूवी कैमरा था, अभी वीडियो इजाद नहीं हुई थी 8mm का, तो मैं उससे फिल्में वगैरह बनाया करता था। वो कैमरा मैंने लिया और हम वज़ीराबाद की तरफ गए और वहाँ से दरियाफ्त किया। और उसके बाद फाइनली हमने वो जो तैयारा, हिंदुस्तान का पहला तैयारा, नॉट था उसका नाम, छोटा, वो गिरा था, वहाँ तक पहुँचे। खेतों में पड़ा था, अभी तक हल्का हल्का धुआं उठ रहा था उसमें। और गालिबन जो भी सिक्योरिटी के लोग होते हैं वो पहले हमसे पहुंच चुके थे, और वो तैयारे का जो था पायलट, उसकी लाश वगैरह उठा के ले गए थे। लेकिन मैंने देखा कि उसके ऊपर उसका पायलट का खून लगा हुआ है। अब मुझ में एक कमी कह लीजिए कि खून किसी का भी हो, दुश्मन का भी हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो किसी ना किसी माँ का बेटा तो था ना। चुनांचे मैं कदरे रंजीदा हुआ और कदरे मुझे फ़ख्र भी हुआ कि भाई ये तैयारा हिंदुस्तान का हमने गिराया। चुनांचे जंग सितंबर शुरू हो चुकी थी और रेडियो पर फील्ड मार्शल उन्होंने ख़ुद को बनाया। बहरहाल जनरल अयूब ख़ान की तकरीर थी जो अल्ताफ़ गौहर की लिखी हुई थी, बहुत मौसर तकरीर थी, वो उन्होंने पढ़ी। और अजीब सी कैफियत थी, यानी एक खौफ भी था कि जो कुछ हमने हासिल किया है, ये जो हमारी सरजमीन है, कहीं हमसे छिन ना जाए। और उस खौफ में से एक जीदारी ने जन्म लिया, एक बेखौफी ने जन्म लिया कि नहीं, हम ये तो नहीं होने देंगे। ये रिजॉल्व था, ये हर पाकिस्तानी का, हर बंदे का, बच्चे से लेके बूढ़े से लेके जवान तक, सब उनमें ये जीदारी पैदा हुई 1965 में। और मेरा ख्याल है कि पहली और आखिरी मर्तबा ये जीदारी पैदा हुई। उसके बाद वो जोश नहीं रहा। चुनांचे कहा जाता है कि मैडम नूरजहां ने, बल्कि उन्होंने ख़ुद एक इंटरव्यू में कहा है कि उस वक्त जब जंग शुरू हुई है तो वो अपने बच्चों को कहीं भेजने के लिए ट्रक में सामान वगैरह रख रही थी, और जब पता चला कि जंग शुरू हो गई, एकदम पता चला ना, तो उन्होंने रेडियो स्टेशन टेलीफोन किया और कहा कि मैं नूरजहां बोल रही हूँ और मैं आना चाहती हूँ और मैं गाना चाहती हूँ। अब वहाँ पे यकीन किसी को नहीं आया, क्योंकि नूरजहां तो रेडियो स्टेशन कहाँ जाती थी गाने के लिए। उन्होंने कहा कि कोई लड़की है तंग कर रही है। उन्होंने कहा लड़की तंग नहीं करो, फ़ोन बंद कर दो। उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। मैडम कहती है मैंने दोबारा किया तो दोबारा भी उन्होंने यही कहा। चुनांचे मैंने फ़ोन को छोड़ा और मैंने ड्राइवर को कहा कि रेडियो स्टेशन चलो, और हम रेडियो स्टेशन गए और वहाँ रेडियो स्टेशन का अमला मौजूद था। और उन्हें मैंने कहा कि मैं जंग के दौरान कहीं नहीं जा रही,
मैंने अपने सिपाहियों के लिए, अपने वतन के लिए, अपने लोगों के लिए मैंने गीत गाने हैं, क्योंकि यही वो दिन था जिसका मुझे इंतज़ार था। यानी मैं भी उम्मे कुलसूम की तरह होना चाहती हूँ कि अपने वतन के गीत गाऊँ। ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम है कि जो जून की जंग हुई थी, जिसमें ज़्यादातर इलाका अरबों का इसराइल ने ले लिया था, उसके बाद उम्मे कुलसूम ने जो जनरल गाने हैं, जो गज़लें हैं या इश्किया गीत हैं, वो गाने तर्क कर दिए थे और उसके बाद मौत तक उसने सिर्फ अपनी कौम के लिए, अपने वतन के लिए गीत गाए। नूरजहां का भी यही रिजॉल्व। जंग सितंबर के इख्तिताम पर मैं तमाम महाज़ों पर गया, ख़ुसूसी तौर पे अपने कैमरे के साथ नेचुरली, लेकिन मुझ में एक जुस्तजू भी थी कि मैं देखूं कि कहाँ कहाँ हिंदुस्तान को रोका गया है। आप जानते हैं कि BBC पर उन्होंने एक विजुअल चला दिया और ऐलान कर दिया कि लाहौर जो है वो हिंदुस्तानी फ़ौज ने फ़तह कर लिया, और उसमें उन्होंने कोई क्लिप चलाई जिसमें कोई डबल डेकर, उन दिनों लाहौर में डबल डेकर चलती थी, और उसमें बताया गया कि जी ये लाहौर जो है इंडियंस ने फ़तह कर लिया है या उसमें दाखिल हो गए हैं। बल्कि उनके एक जनरल ने ये दावा किया था कि हम लाहौर के जिमखाने में जाकर फ़तह का जाम पिएंगे। तो जंग जब ख़त्म हुई है तो हमारी तरफ से एक पैगाम दिया गया था कि हजूर वो जाम आपका इंतज़ार कर रहा है, आप आए नहीं। चुनांचे ये कैफियत थी। तो मैं चविंडा गया सबसे पहले, सियालकोट के करीब। पहले सियालकोट हम गए और वहाँ पे ट्रंक बाज़ार जो है, वहाँ एक 1000 बॉम्बर, वो 1000 बॉम्ब होता था, एक बहुत बड़ा ह्यूज थिंग, और जहाँ वो पड़ता था पूरे को पूरे महल्ले तबाह कर देता था और बहुत बड़ा गड़ा बन जाता था। तो ये ट्रंक बाज़ार जो था वहाँ पे वो पड़ा था। फिर मैंने उसको गड़े को देखा, उसको लोगों के साथ गुफ्तगू की। फिर हम चविंडा गए, और चविंडा को जो मैंने देखा है, उसकी गलियों में हम घूमे हैं जीप पर, तो तमाम मकान तबाह हो चुके हैं, ख़ास तौर पे उसका स्टेशन। और मुझे अब तक याद है कि वो बोर्ड जिसके ऊपर चविंडा लिखा हुआ था, उसमें चे गायब था, वहाँ पे वो गोला को पड़ा था हिंदुस्तानियों का, और वो बर्बाद हो चुका था। उसकी जो लुक थी वो किसी हद तक जिस तरह लेनिनग्राड की हम फिल्मों में देखते थे, स्टालिनग्राड में जिस तरह स्ट्रीट तबाह हैं, इस तरह चविंडा था। ये कहा जाता है कि वर्ल्ड वार 2 के बाद टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई वहाँ पे लड़ी गई थी, और वहाँ हमने देखा कि चंद एक हिंदुस्तानी टैंक भी हैं तबाहशुदा हालत में, और उनमें से एक टैंक में मैंने देखा कि अभी तक एक डेड बॉडी थी। और वो भी मुझे अफसोस हुआ कि पुत्र हटाते नहीं मिलते वो सबके, क्योंकि माएँ जो हैं वो बैन करती हैं सबकी, क्योंकि माओं की सरहद नहीं होती ना कि इधर की हों या उधर की हों। नूरजहां ने जिस दिल सोजी से और जितनी डेप्थ से और जितनी मोहब्बत से और जितने दुख से भी एट टाइम ये गीत गाए हैं, उनकी असरअंदाजी मैं बयान नहीं कर सकता। और यूँ लगता था कि महाज पर वो जो फौजी हैं खंदकों में, उनके अलावा वहाँ नूरजहां भी है। उसके गानों की असरअंगेज़ी इतनी थी। चुनांचे उसने गाया, सिपाहियों के लिए गाया, मेरे अटोल सिपाहिया। ख़वातीन हज़रात, लाहौर की जो BRB कनाल है, उनके किनारों पर, उसके किनारों पर जो मार्के हुए, वो जंगी जो हिकमत अमली की किताबें हैं पढ़ाई जाती हैं पूरी दुनिया में, उनमें तफसील से दर्ज। क्योंकि हिंदुस्तानी जो थे ऑब्वियसली दूसरी तरफ आ गए थे, और अब उन्होंने क्रॉस करना था BRB, और आगे लाहौर था। जिस तरह एक फ़ौजी ने कहा कि जी आप बिल्कुल पीछे नहीं हटे, उन्होंने कहा जी पीछे लाहौर था, हम पीछे हट नहीं सकते थे। चुनांचे मैं BRB भी गया, और वहाँ भी ज़ाहिर सिक्योरिटी के मराहिल थे, लेकिन मेरा एक दोस्त था हनीफ, उसकी ज़मीनें वहाँ पे थी, उसने खुसूसी इजाज़त ली, मैं भी उसके साथ गया। मुझे ये फ़ख्र हासिल है कि मैंने BRB को पूरा देखा, और उस वक्त तो महसूस होता था कि जैसे उस नहर के पानियों में खून की आमेज़िश। अभी चंद दिन हुए थे जंग ख़त्म हुए, तो मेरी खुशकिस्मती है कि एट दैट टाइम जो सबसे बड़े हीरो थे जंग सितंबर के BRB के हवाले से,
वो थे मेजर शफकत बलोच। अच्छा, उससे पहले मैं अर्ज़ कर दूं कि यहीं पे अजीज़ भट्टी शहीद हुए थे और उनकी जाए शहादत जो है वो उस वक्त तो वहाँ पे कोई नहीं था, अब तो माशाल्लाह वहाँ बहुत बड़ी यादगार बनी हुई। वो सिर्फ बंकर था उनका, वो भी हमने देखा। तो शफकत बलोच से मुलाकात हुई, वो हमें अपने बंकर में ले गए, उन्होंने हमें चाय की ऑफ़र की और उन्होंने फिर दास्तानें बयान की, क्योंकि वो जितना अरसा जंग जारी रही 17 दिन, वो उसी बंकर में मौजूद थे। शफकत बलोच बाद में कर्नल हुए और ईस्ट पाकिस्तान वो गए, यानी जब सिलसिला हमारा शुरू हुआ। और ये एक अलग दास्तान है कि उन पे क्या गुजरी हमारे जो है जंग, उसके सबसे बड़े हीरो पर। जब ये गाना रिलीज़ हुआ मेरे अटोल स्पाइया, तो जो ऑफिसर्स थे पाक आर्मी के, जो कप्तान थे, लेफ्टिनेंट थे, इवन जनरल थे, तो उन्होंने एक दरख्वास्त भेजी। उन्होंने कहा जी हम भी अपनी जानें निसार कर रहे हैं और इट्स फैक्ट, तो हमारे लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो तब मैडम ने वो गाना गाया, मेरा माही शैल छबीला नहीं, जर्नैल नहीं करनैल नहीं, इसलिए इसमें जर्नैल नहीं और करनैल नहीं आया। जंग सितंबर का किस्सा जारी। जंग के बाद जहाँ मैं और बहुत सारी जगहों पे गया, महाजों पे गया, वहाँ कसूर इसलिए गया कि उसके नज़दीक खेमकरन था। और अगर आप तकरीबन मेरी उम्र के हैं तो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो आपने किताबों में पढ़ रखा होगा कि उसके नज़दीक खेमकरन थी, एक बहुत अहम उनका कस्बा या चौकी थी हिंदुस्तान की, जिस पर हमने कब्ज़ा कर लिया था और वो पाकिस्तानी परचम लहराया गया था। तो खेमकरन की जो बैटल थी वो तकरीबन कसूर के नेवा में थी और वहाँ पे एक खुली जगह पे तकरीबन दर्जन भर ऐसे टैंक पड़े थे, नाकारा हो चुके हिंदुस्तानी, जो उस बैटल में इस्तेमाल हुए थे। मुझे अब तक याद है कि मेरा छोटा भाई पता नहीं कितने बरस का था, स्कूल का बच्चा था, तो वो बंदरों की तरह झूलता रहा ना, उनकी जो तोपों की है नालियाँ थी। और मुझे नहीं पता था कि बाद में इसने भी फ़ौज में जाना है और कर्नल होकर रिटायर करना है। मैं अब भी उसे छेड़ता हूँ कि तुमने मतलब 65 की जंग में हिस्सा इस तरह लिया है कि तुम झूले हो इंडियन टैंकों के साथ। कसूर जो है वो मैडम नूर जहाँ का भी शहर है और वहाँ पर जब पहले बम पड़े वो 1000 पाउंडर, तो नूर जहाँ पर जो गुजरी वो सिर्फ वही शख्स बता सकता है जिसकी जाए पैदाइश पर लोग बम फेंकते। ये जो होते ना वतन का सिलसिला, एक हुब्बुल वतनी है, एक जहाँ पे आप पैदा होते हैं, जिस तरह गुलजार कहते हैं कि मेरी जो है वतन जो है वो पाकिस्तान है और मेरा मुल्क जो है हिंदुस्तान है। इसी तरह खुशवंत भी कहते थे। इसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो जलंधर वाले जो जलंधर से आए हैं, अमृतसर से आए गाँव, वो कहते हैं कि ठीक है कॉन्फ्लिक्ट हो, लेकिन यार हमारे जो देहात छोड़ चुके हैं वो कब के। इसी तरह यहाँ के मतलब के जो लोग छोड़ के गए हैं वो अपने अपने जाए पैदाइश को याद करते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट चाहे कितना भी शदीद हो दोनों मुल्कों के दरमियान, ये लोग हमेशा ये कहते हैं कि हमारा कस्बा बच जाए, यानी ये जुड़त इतनी ज़्यादा हो। तो जब कसूर पे बम पड़े हैं तो नूरजहाँ का मेरा ख्याल है कि जिस तरह कहते हैं ना कि बिल्कुल जिगर फट गया, जिससे उसके ऊपर गिरे हैं। और उसने एक ऐसा नगमा गाया जो मेरा सबसे फेवरेट है तकरीबन। लेकिन उससे पेशतर मैं एक और अर्ज़ करना चाहता हूँ कि उम्मे कुलसूम ने भी बहुत सारे मिली नगमे गाए। उम्मे कुलसूम के बाद अरब वर्ल्ड में जिस गुलकारा को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है वो भी हयात है, उसका नाम है फ़िरोज़। फ़िरोज़ लबनान की हैं और शी इज़ 90+ नाउ, और इतनी मतलब बैनुल-अक़वामी शोहरत रखती हैं कि फ़्रांस के सदर ने जब 2-3 साल पहले लेबनान का ऑफिशियल दौरा किया तो एयरपोर्ट से उतर के सीधे पहले फ़िरोज़ के पास गए और वहाँ पे
अपनी अकीदत का इजहार करके उसके बाद वो प्रेसिडेंट पैलेस गए, यानी उनकी अहमियत इतनी है। तो कुछ अर्सा पहले आपने ख़बरों में पढ़ा होगा कि बेरूत की बंदरगाह पे को पुराना गोदाम था जिसमें बहुत अरसे से कोई सामान पड़ा हुआ था, कोई केमिकल रिएक्शन हुआ या क्या हुआ, और वो सारा सामान जो था, केमिकल से क्या था, वो सारा एक धमाके से फट गया। और धमाका इतना शदीद था कि पूरी बंदरगाह उड़ गई। उसके इर्द गिर्द बहुत घनी आबादी थी, वो भी बहुत सारे मकान मस्मार हो गए और सैकड़ों नहीं बल्कि शायद हज़ारों लोग हलाक हो गए। फिरोज़ ने बेरूत के दुख में एट द एज ऑफ ऑलमोस्ट 90 एक गीत गाया जिसका नाम ही है बेरूत। फिरोज़ ने जिस तरह ये गीत गाया, आपने उसके दुख को महसूस किया होगा जब वो बेरूत कहती है, बेरूत में सारा दर्द है। एग्जैक्टली इसी तरह ही मैडम नूरजहां ने जब ये गाया कि मेरा सोना शहर कसूर नहीं, तो कसूर की अदायगी में वो तमाम तर दुख है, मेरा ख्याल है कि जो फिरोज़ की आवाज़ में भी नहीं। क्योंकि हिंदुस्तान ने बुनियादी हमला जो है वो लाहौर पे किया था और अहले लाहौर ही सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए इस जंग से, लेकिन अहले लाहौर बिल्कुल बदल गए उस जंग के दौरान। उतने दिन ही बदले, बाद में ज़ाहिर है कि वापस आना होता है नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ। वो लगता था मुख्तलिफ लोग हैं, ये वो लाहौरिये नहीं हैं बेफिक्रे और बेपरवाह और मतलब है कि यूँ ही ज़िंदगी बसर करने वाले। ये एक मुख्तलिफ लोग हैं, उनमें एक अजीब सी स्पिरिट थी। मसलन मुझे याद है कि जब जंग का आगाज़ हुआ है तो लोगों को समझ नहीं आती थी कि हम करें क्या अपने वतन के लिए, हम किस तरह इस वतन के दिफा में शरीक हो जाएं। तो इसी तरह ही मैं दूंगा हवाला सफदर मीर साहब का, हमें अंग्रेज़ी पढ़ाते थे, बहुत मशहूर ड्रामेटिस्ट भी और बहुत बड़े दानश्वर, लेफ़्ट लीनिंग थे, उनके जो नज़रियात थे तरक्की पसंद थे। हमें वो मैंने पहले भी एक दफ़ा तज़किरा किया है, वो इंग्लिश पढ़ाया करते थे और इतने महव हो जाते थे शेक्सपियर पढ़ाते पढ़ाते कि भाई उसमें मतलब मैकबेथ पढ़ा रहे हैं तो चुड़ैलों की बात कर रहे हैं, पढ़ते पढ़ते ज़बानी उनको याद था और वो अपने ही आप में मगन, एक्टिंग भी कर रहे हैं, क्लास से बाहर चले जाते। ये सफदर मीर बहुत सोबर शख्स, बहुत पढ़े लिखे। जंग सितंबर का आगाज़ हुआ, इन्होंने एक नज़म लिखी और उसका नाम था चलो वागे की सरहद पर, चलो वागे की सरहद पर। और वो नज़्म उन्होंने लिखी, उसके बाद एक टांगा किराए पे लिया और उसके ऊपर एक लाउड स्पीकर लगाया। वो सारा दिन लाहौर शहर में घूमते रहते थे और अपनी नज़म पढ़ते रहते थे कि चलो वागे की सरहद पर, चलो वागे की सरहद पर, अली हैदर, अली हैदर, अली हैदर। इस किस्म की कैफियत। ये नहीं कि सिर्फ नूरजहां ने मिली नगमे गाए, जितने भी प्रोमिनेंट बड़े सिंगर थे सब ने इस वतन के लिए जंग सितंबर के दौरान लाजवाल गीत जो है क्रिएट किए। उनकी तफसील मैं यहाँ नहीं बयान कर सकता। अमानत अली खान का ए वतन प्यारे वतन पाक वतन अब भी सुने तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेहदी हसन की, और मेरा जो बहुत ही फेवरेट है राहे हक के शहीदों, और मतलब है कि ए निगारे वतन तू सलामत रहे। मतलब बहुत जितने भी लोग थे उन्होंने नहायत ही शानदार गीत गाए। तो मुझे याद आता है कि जंग सितंबर की शायद दूसरी सालगिरह थी, मुझे याद नहीं दूसरी नहीं होगी, ये कोई 8वीं 10वीं थी। तो डिफेंस शो हुआ 6 सितंबर के हवाले से रावलपिंडी में। बहुत बड़ा शो था, उसमें तमाम आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लोग आ रहे थे। बल्कि पहली मरतबा MM आलम साहब से मुलाकात वहाँ पे हुई, फिर मेरे ज़ाती तल्लुकात उनसे हो गए वगैरह वगैरह। तो उस शो में मेरे साथ जुगनू मोहसिन थी, ये सेठी साहब की एहलिया, वो मुझे असिस्ट कर रही थी। तो उसकी जो ड्राई रिहर्सल थी, उसके आपको पता है कि ड्राई रिहर्सल में सारा कुछ होता है, बड़ा अगर शो हो तो पहले से रिहर्स कर लेते। तो उसके दौरान हमारे जो प्रोड्यूसर थे, जो शो प्रोड्यूस कर रहे थे, मेरा ख्याल वकार अजीम थे, वो आए। कहने के तार साहब एक मसला हो गया। मैंने कहा क्या? कहने के जी एक्स जो है एडमिरल नेवी के, अब रिटायर्ड हैं,
वो भी हमारे मेहमान खुसूसी हैं, उनको बुलाया हुआ है। लेकिन हुआ ये है कि जब ड्राई रिहर्सल के लिए स्टेज पे मौसीकार मसलन आने लगे, तबले और सारंगियाँ वगैरह प्लेस करने लगे, तो वो ज़रा रिलीजियस हो गए हैं। तो वो कहते हैं कि भाई यहाँ तो आप गाना बजाना शुरू कर देते हैं, ये तो मुक़द्दस एक फरीज़ा है जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं अपने वतन के दिफा के लिए, तो मैं तो इस महफिल में शरीक नहीं हूँगा। तो कहेंगे वो तो वॉकआउट कर रहे हैं, तो आप कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा मैं बिल्कुल, मैं जाके कोशिश करता हूँ। मैं जाके उनके पास बैठ, मुझे याद है रेड सी दाढ़ी थी उनकी। मैंने कहा एडमिरल साहब ये बताएं कि आपने जितने भी आप अगर टीवी देखते हैं, किसी ऐसे प्रोग्राम में मुझे देखा है कि जिसमें इखलाकियात की पासदारी ना की गई है? तो कहने लगे कि नहीं। मैंने कहा कि मैं अगर इस प्रोग्राम की कंपेयरिंग कर रहा हूँ तो सोच समझ के कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। तो आप सिर्फ ये कीजिए कि अभी एक दो नगमे हैं, मिली नगमे, वो आप सुन लीजिए, उसके बाद आपका जी चाहेगा तो आप वॉकआउट कर दीजिए। उनका ठीक है। ख़वातीन हज़रात, पहले नय्यरा नूर ने गाया वतन की मट्टी गवाह रहना, उसके बाद तरन्नम नाज आई और उन्होंने शुरू किया तान लगाई ए राहे हक के शहीदों। और जब उन्होंने तान उठाई है और उसके बाद पूरा गाना, वो आपने सुना होगा, कमाल की उसमें पोइट्री है, तो मैंने देखा कि एडमिरल साहब की आंखों से यूं आंसू जारी और उनकी हिचकी बन गई। जब वो नगमा ख़त्म हुआ तो मैंने कहा कि अब फरमाइए, आप समझते हैं कि ये हमको नारवा हरकत कर रहे हैं? कहने लगे मुझे नहीं मालूम था कि इस किस्म के गीत भी गाए जाते हैं। गुज़श्ता प्रोग्राम में खालिद बशीर तार साहब तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने हमें बाद में ये भी बताया कि यहाँ पे लाहौर में जो एक नूरजहाँ रोड की गई उनके नाम, लिबर्टी जहाँ पे उनकी कोठी थी, वहाँ से लेके वो पूरी रोड, तो उन्होंने अपने एक अजीज़ को कहा जो वहाँ पे इंचार्ज थे लाहौर शहर के, कि भाई इस तरह तो नूरजहाँ का मतलब मलका नूरजहाँ भी हो सकती है दूसरी, हालांकि हो नहीं सकती, हमारे दिलों में तो यही एक नूरजहाँ है, तो इसके साथ मलका तरन्नम लगाया जाए। तो उनके कहने पर मलका तरन्नम उसके साथ लगाया गया। तो तज़किरा हुआ उनकी तदफीन का भी उसी प्रोग्राम में, उनकी कब्र का भी। दरअसल किस्सा कुछ यूँ है कि मेरे बेगम जो है मैमूना, उनके भाई थे असलम खान, PIA में बहुत अच्छे ओहदे पे, बड़े ओहदे पे, और मेरे फेवरेट थे। बहुत पढ़े लिखे, नस्ताली, खूबसूरत इंसान, ऐसे इंसान को समझ नहीं आती कि वो क्यों चले जाते हैं। उनका इंतकाल हो गया। अब मैंने पहुंचना था, लेकिन किसी वजह से उसी रोज़ जनाजे पर मैं ना पहुंच सका, अगले रोज़ पहुंचा। तो मैं उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए गया। वो डिफेंस में थी, पता नहीं डिग्री या क्या नाम है उस कब्रिस्तान का, वो ऊंचा नीचा है, मतलब पहाड़ियाँ सी हैं छोटी छोटी, और वहाँ पे मेरे लिए एक हैरत मुंतज़र थी, क्योंकि उस कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होते ही नूरजहाँ की कब्र थी। मुझे नहीं मालूम था कि वो यहाँ पे दफन है। बहरहाल मैं असलम खान की कब्र पे गया, वहाँ पे मैंने फातिहा पढ़ी। वापसी पर मेरा ख्याल था कि मैं कुछ देर नूरजहाँ के साथ बैठूँगा, कुछ उनके लिए पढ़ूँगा, कुछ उनसे बातें करूँगा, लेकिन वो कब्र है, उसके ऊपर कैनोपी है छोटी सी, लेकिन इर्द गिर्द इतनी जगह नहीं इंसान बैठ सके। और मतलब है कि कुछ होता है ना, कुछ सोच विचार अपने अजीज़ों प्यारों के कब्रों पे आप जाते हैं तो वहाँ बैठते हैं तो दिल ही में उनसे बातें तो करते हैं ना। इसी किस्म की कैफियत थी कि नूरजहाँ का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन वहाँ पे इतनी स्पेस नहीं थी। और फिर मुझे याद आया कि एक वीडियो रिलीज़ हुई थी हिंदुस्तान की, बेगम अख्तर, अक्सरी बाई फैज़ाबादी पहले कहलाती थी, बाद में बेगम अख्तर। और गज़ल गाने में तो उनका कोई शान ही नहीं। और ख़ास बात यह है
कि नूरजहां 9 साल की उम्र में उनकी गज़ल गाया करती थी, दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे। और वो इतना अच्छा गाती थी कि जहाँ जाती थी लोग फरमाइश करते थे कि अक्सरी कि वो जो है बेगम अख्तर की वो गज़ल आप सुना दें। उसी बेगम अख्तर की कबर है और उसके सराहने एक खातून है, काफ़ी अधेड़ उम्र, हिंदू खातून है, म्यूज़िक की प्रोफेसर है कहीं पे, और वो वहाँ पे खड़ी हैं और बेगम अख्तर को मुखातिब करके उनकी कब्र को, एक दो और भी कब्रें हैं, वो उनको उन्हीं की एक गज़ल सुना रही हैं। कब्रिस्तान के बाहर एक तख्ती आवेज़ा है कि यहाँ इस कब्रिस्तान में कवाली करना और गाना बजाना सख्त मना है, और अंदर नूरजहां की कब्र। मुझे नूरजहां से एक ही शिकायत है, एक ही गिला है कि उसने एक ख़ास मिली नगमा क्यों गाया। मेरा खालाजाद भाई था कैप्टन साजिद नज़ीर, कोयटा में उसके जहाज़ का क्रैश हो गया, एविएशन में था, मैं स्विट्ज़रलैंड में था, और वो जो टेंट जिसमें जले हुए बदन को रखते हैं, ही वॉज ऑलमोस्ट डाइंग। तो उसने नर्स को कहा कि मेरे भाईजान आजकल बाहर हैं, उनको जब मेरी मौत का पता चलेगा तो उनको बहुत दुख होगा। बहरहाल साजिद मर गया। मेरी खाला, और ये इकलौता बेटा था माँ बाप का, मैंने उनलुस में अजनबी का जो है इंतसाब उसी साजिद के नाम किया है। तो इकलौता बेटा था, इतना इकलौता कि पूरा जो गांव था उसमें इनकी बरादरी जो थी उनमें कोई और मेल था ही नहीं। चुनांचे उनकी जब डेथ हुई साजिद की, तो मेरी खाला शहर छोड़ के, सारी उम्र शहर में रही थी, गांव चली गई। दुलम एक जगह है टोबा टेक सिंह के करीब, और वहाँ अब भी एक कैप्टन साजिद नज़ीर डिस्पेंसरी है जो उसकी याद में उनके वालिद साहब ने कायम की। तो हम हर साल उसकी बरसी पे वहाँ जाते थे, और हम सब बहुत अटैच थे साजिद के साथ। अब भी मुझे यूँ महसूस होता है कि वो आस पास ही है, इतना मोहब्बत करने वाला बच्चा था। तो 6 सितंबर का दिन था कोई, और खाला जान बेदार हुई और शायद नाश्ता कर रही थी, और रेडियो लगाया तो उसमें 6 सितंबर के हवाले से मिली नगमे, और यकदम मेरा भी फेवरेट है, सूफी तबस्सुम का लिखा हुआ, ए पुत्र हटाते नहीं मिलते, तुम लफ्ज़ी फिरे बाजार कुड़े। खाला जान ने सुना है, ये मेरा ज़ाती अलमिया है, और उन पर उसका असर, आप रेफरेंस देखें कि एक माँ जो है उसका इकलौता बच्चा शहीद हो चुका है, और जब वो नूरजहां उसी दुख दर्द से बयान करती है कि पुत्र हटाते नहीं मिलते, तो यकदम उनको एक मैसिव हार्ट अटैक हुआ। शी कोलैप्स्ड एंड शी डाइड देयर। मुझे नूरजहां से यही शिकायत है एक, कि अगर वो ये गाना ना गाती तो शायद मेरी खाला कुछ देर और ज़िंदा रह जाती, बस यही शिकायत।